गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे आज के न्यूज़पेपर के अंदर राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के अंदर हमारे आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट है जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। हम इसके अंदर ऑब्जेक्टिव के डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखेंगे और कथन बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे क्या क्या बन सकते हैं। तो पहली न्यूज़ है इसके अंदर, ये दैनिक भास्कर से शेयर ए के 203, शेर एक के और 203। शेर तो ऐसी हिंदुस्तान के हिसाब से लगा रखा है। एक के 47 पहले जैसे राइफल आती थी वैसे उसका एडवांस वर्जन है एक के 203। एक के 203 एक शेर एक राइफल है पहली बात तो। अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसके अंदर क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसको बनाने वाला कौन है, कौन कौन से देशों के बीच में कोलोब्रेशन हुआ है। तो सबसे पहले इंडिया और रशिया की का कोलोब्रेशन है इसके अंदर। इंडिया और रशिया ने मिलकर पहले ब्रह्मोस बनाई है। इंडिया और रशिया मिलकर कुमाऊं हेलीकॉप्टर बना रहे हैं। और इंडिया और रशिया मिलकर क्या, शेर एक के 203, 203 एक के 47 के हिसाब से एक के, और शेर हमने लगा दिए इंडिया के हिसाब से एक के 203। ठीक है, इसके अंदर क्या है, कौन कौन सी देशों में कोलैबोरेशन होगा, इंडिया और रशिया के बीच के अंदर। इसकी फैक्ट्री कहाँ पे लगेगी, अमेठी के अंदर, यूपी के अंदर लगी हुई है। इसके अलावा इसके अंदर ये है कि एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कौन सी राइफल को रिप्लेस करेगी, ये इंसास जो हमारी पहले से राइफल चल रही है हिंदुस्तान के अंदर आर्मी के पास है उसको ये रिप्लेस कर देगी। तो शेर एक 203 नई राइफल है जिसको कौन कौन मिलकर बना रहा है, इंडिया और रशिया मिलकर बना रहे हैं। कहाँ पे प्रोडक्शन होगा इसका, अमेठी के अंदर होगा। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर। अगला एक आजकल सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है कि एक वोल्कनो है जो कि किसका नाम क्या, हेलीगुब्बी, हेलीगुब्बी वोल्कनो है। अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, हेलीगुब्बी वो क्या किस चीज से रिलेटेड है, एक तो वोल्कनो है, दूसरा कहाँ पे है ये वोल्कनो की स्थिति कहाँ पे है, ये स्थिति इसकी वोल्कनो की है इथोपिया के अंदर। इथोपिया कहाँ पे है, इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, उसके अंदर एक स्टेट कंट्री है, उसके अंदर एक रफार रीजन है, उसके अंदर एक एरिया है, वहां पे हेलीगुब्बी वोल्कनो फटा है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है, हेलीगुब्बी वोल्कनो के, ये 10-15 हजार सालों से बिल्कुल सुसुप्त स्टेट में था, बिल्कुल डोरमेट स्टेट के अंदर था, लेकिन अचानक से फट गया। अब इससे रिलेटेड न्यूज क्या है, और ज्यादा न्यूज ये आ रही है कि इसके अंदर अचानक से इसके अंदर के वोल्कनो फटने के कारण बहुत हाइट के ऊपर डस्ट पार्टिकल गए, डस्ट पार्टिकल हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसके अलावा एश पार्टिकल्स होते हैं, राख होती है, सब इसके अंदर से निकले। और बोलते हैं 15 किलोमीटर तक की हाइट के ऊपर गए हैं। 15 किलोमीटर की हाइट के ऊपर जाने के बाद में इनके ऊपर चलती है वेस्टर्ली, वेस्टर्ली चलती है जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती है, तो उनकी इन्फ्लुएंस के कारण इन बादलों का इन्फ्लुएंस इंडिया के इन्वायरमेंट के ऊपर हो रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट। तो हमारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। हेलीगुब्बी क्या है, हेलीगुब्बी एक वोल्कनो है, कहाँ पे स्थित है ये वोल्कनो, ये इथोपिया कंट्री के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर हेलीकॉप्टर वोल्कनो के बारे में बता रखा है। अब इसके अंदर सरकार ने, आईएमडी ने और एविएशन इंस्टीट्यूट ने, सबने मिलकर किया है, इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि इसके ऊपर इसके आसपास के एरिया से इसकी मोबिलिटी रोक दी जाए, एयरक्राफ्ट की मोबिलिटी। यदि मैप के अंदर देखें तो मैप के अंदर ये अफ्रीका है, जैसे कि ये सारा अफ्रीका है, अफ्रीका ऐसे करके है, अफ्रीका है, तो ये अफ्रीका का ये हॉर्न वाला एरिया जिसके ऊपर सोमालिया, सोमालिया के पीछे ये इथोपिया, इथोपिया के अंदर ये वाला हिस्सा यहाँ पे हेलीगुबी वोल्केनो फटा है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ये रेड सी है, ये गल्फ ऑफ एडन है, मतलब लाल सागर और गल्फ ऑफ एडन के बीच के अंदर कौन कौन सी कंट्रियां आती हैं, कौन कौन सी कंट्री टच करती है, सोमालिया हो गया, डिजुबिती हो गया, इथोपिया हो गया, एटिका हो गया। ठीक है, उसके ऊपर क्या आता है, इजिप्ट आता है, यहाँ पे आता है इजिप्ट, और यहाँ पे आती है स्वेज कैनाल। ठीक है, इस साइड में इसके कौन कौन सी कंट्री है, यमन है, और यमन की इस साइड में कौन है, ओमान। ये कौन सा है, सऊदी अरबिया। तो मैपिंग का क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो आज के हिसाब से हम देखें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होना चाहिए इथोपिया। इथोपिया कहाँ पे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर। हॉर्न ऑफ इथोपिया क्यों न्यूज के अंदर है, यहाँ पे हेलीगुबी एक वोल्कनो है, हेलीगुबी वोल्कनो। ये लोग बोल रहे हैं हेलीगुबी वोल्कनो, कोई भी वोल्कनो फटता है तो उसके पीछे कारण ये होता है, नीचे प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होती है, जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तो बीच में से लावा निकलता है। यहाँ पे इतनी हाइट तक क्यों गया है, कि यहाँ पे इतनी हाइट तक इसलिए गया है कि लावा के कांटेक्ट में जब पानी आता है तो पानी वाष्प बन जाता है, वाष्प बनने के बाद अचानक से जब फटा तो बहुत ज्यादा हाइट तक चला गया। फिर उसके ऊपर ऊपर जो एयर चलती है, जेट स्ट्रीम चलती है, उनके इन्फ्लुएंस में आगे इंडिया तक इसका मूवमेंट देखा गया है।
तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कौन कौन सा इंपॉर्टेंट? हेलीगुब्बी इंपॉर्टेंट है, इथोपिया इंपॉर्टेंट है और वोल्केनो इंपॉर्टेंट है, और 15,000 साल पुराना है इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब 4 श्रम कानून आए थे। 4 श्रम कानून के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 4 श्रम कानून कौन से थे। 4 लेबर लॉज कौन थे? लेबर कोड ऑन वेज था, लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन था, लेबर कोड ऑन ये सेफ्टी सिक्योरिटी है वर्किंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये सब 4 हमारे ये हो गए। हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन वाले 4 हो गए। अब लेबर कोड के अंदर क्या प्रोविजंस आए थे, ये कथन के अंदर पूछ सकता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट हर डेली ये सरकार इसके अंदर ऐड देगी, ऐड के अंदर हम पढ़ लेंगे कि न्यूनतम वेतन की बात की गई है, बिल्कुल बात की गई। उसके अंदर न्यूनतम वेतन के अंदर फ्लोर वेज की बात की गई कि मिनिमम कोई भी स्टेट के अंदर एक फ्लोर वेज डिसाइड होगा। जैसे राजस्थान के अंदर मान लो 15,000 है, तो 15,000 से नीचे किसी को कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। अगला क्या? अनिवार्य नियुक्ति पत्र देगा, बिल्कुल अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी है। तीसरा इसके अंदर क्या? सर्विस के ग्रेजुएटी, पहले ग्रेजुएटी की, ग्रेजुएटी क्या है? जो हमारा पैसा जो जमा हो रहा है प्लस एम्प्लॉयर ने जो पैसा दिया है उसके अंदर जमा होता रहता है। पहले 5 साल काम करना पड़ता था तब मिलती ग्रेजुएटी, अब 1 साल के बाद में मिल जाएगी, तो लोगों के पास पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो लेबर कोड रिफॉर्म के बारे में बात है। अगला है टेस्ला गुरुग्राम में खोलेगा देश का पहला एक्सपीरियंस सेंटर। अब ये छोटी छोटी न्यूज है जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काम की है। सबसे पहली न्यूज है भारत की कौन सी टीम ने अभी रिसेंट में वर्ल्ड कप जीता है? तो भारत की कबड्डी टीम, कबड्डी में वुमेन कबड्डी टीम, इन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, कबड्डी का वर्ल्ड कप। कबड्डी का कौन सा वर्ल्ड कप था? ये कबड्डी का दूसरा वर्ल्ड कप था। अब इसका अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कौन से देश में इसका आयोजन हुआ है? इसका आयोजन हुआ है बांग्लादेश के अंदर, ढाका के अंदर। चौथा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि ये कबड्डी का कौन सा वर्ल्ड कप है जो भारत ने जीता? आज तक 2 ही हुए हैं, दोनों के दोनों इंडिया ने जीते हैं। ठीक है, तो दूसरा कबड्डी वर्ल्ड कप जीता किसने? भारतीय महिला टीम ने। मुकाबले में भारत ने चीन चीन ताइवान को हरा दिया। अब इसके अंदर एक प्लेयर थी संजू, जिसको क्या मिला है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट वही स्पोर्ट्स होते हैं देखते हैं जिसके अंदर हम अच्छा कर रहे होते हैं। टेस्ला गुरुग्राम में भारत का पहला टेस्ला एक्सपीरियंस एंड रिसर्च सेंटर खोलेगी। तो टेस्ला अपना एक्सपीरियंस सेंटर एंड रिसर्च सेंटर, सेल्स मार्केटिंग सारा का एक बड़ा ऑफिस खोल रही है यहाँ पे गुड़गांव के अंदर। अगला क्या है? द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस विक्रम नाथ को, अब एक इंस्टीट्यूट होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का हेड किसको बनाया? विक्रम नाथ को। ठीक है, अब ये इसके अंदर ये वही है, हेलीगुब्बी से रिलेटेड है। हेलीगुब्बी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन ये आया कि इंडिया के अंदर क्या कहीं पे वोल्केनो है? तो इसका क्वेश्चन है इंडिया के अंदर बिल्कुल वोल्केनो है। कहाँ पे है? हमारे पास एक वोल्केनो है सिर्फ इंडिया के अंदर, बैरन आइलैंड। वो कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार के अंदर। तो हमें रट लेना चाहिए इंडिया के अंदर वोल्केनो कहाँ पे है। इंडिया के अंदर वोल्केनो है अंडमान निकोबार के अंदर। उसका नाम क्या है? बैरन आइलैंड। बैरन मतलब बंजर आइलैंड, उसको बोलते हैं हमारे इंडिया का वोल्केनो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? अगला एक टूर्नामेंट चल रहा है वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, चेस का, चेस वर्ल्ड कप। वो कहाँ पे चल रहा है? वो चल रहा है गोवा के अंदर। गोवा के अंदर कौन से शहर के अंदर? पणजी के अंदर। इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? फीडे। तो इसके अंदर 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। चेस का वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है, इसको कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है? पणजी गोवा के अंदर। ठीक है, फीडे वर्ल्ड कप 2025 ये कहाँ पे है? गोवा के अंदर। अब इसके अंदर आज या कल के अंदर फाइनल हो जाएगा, तो फाइनल के बाद में जो जीतेगा उसका नाम हमें रटना, और सभी न्यूज डे टू डे डेली आएंगी। ठीक है, इसके अलावा कौन सा टूर्नामेंट सबसे बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है हमारे जयपुर के अंदर? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चल रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, हमें डे टू डे कौन कितने मेडल जीता है ये नहीं याद करने, हमें तो बस ये याद करना है कहाँ पे हो रहा है। सभी संभाग लेवल पे हो रहा है। क्या राजस्थान में पहली बार हो रहा है? बिल्कुल राजस्थान में पहली बार हो रहा है। इसके अलावा इसका शुभंकर याद करने हैं, इसकी टैगलाइन याद करनी है। उसके अलावा हमें क्या याद करना है? इसके अंदर कितने गेम है? 24 गेम है, 23 प्लस 1 गेम है। पहली बार कौन कौन से गेम हो रहे हैं? बीच वॉलीबॉल याद करना है, साइकिलिंग याद करनी है, कैनोइंग याद करनी है, और केइंग और कैनोइंग याद करनी है। बस ये वाली चीजें, और उसके अलावा कुछ मेजर हैपनिंग हो तो। ठीक है, वर्ल्ड कप। अब एक और स्पोर्ट्स के अंदर न्यूज है, एक स्पोर्ट्स के अंदर न्यूज, बड़ी न्यूज क्या है? T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। T20 वर्ल्ड कप अब कहाँ पे होगा? T20 वर्ल्ड कप का होस्ट कंट्री कौन है? तो हमें ये याद करना होगा कि इंडिया के अलावा श्रीलंका भी इसका होस्ट है। बस ये वाली चीज हम अधिकतर क्या इंडिया याद रखते हैं, श्रीलंका याद करना भूल जाते हैं। तो इसकी संयुक्त मेजबानी है T20 वर्ल्ड कप 2026 की, इंडिया और श्रीलंका की। इसके अलावा ये कबड्डी वर्ल्ड कप के अंदर सबसे बड़ी हैपनिंग ये हुई थी कि इनका नाम है संजू देवी वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही हैं संजू देवी। तो इनका बहुत बड़ा आर्टिकल है,
इसलिए हमने इसको देख लिया। इसके अलावा क्या इंडिया के अंदर एक और हैपनिंग चल रही है, क्या मेजर इवेंट चल रही है, गोवा के अंदर इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। 56वां है ये। कहाँ पे चल रहा है? गोवा के अंदर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे हो रहा है? गोवा के अंदर। गोवा के अंदर कौन सी राजधानी? पणजी के अंदर। कहाँ पे? कौन सा है? 56वां चल रहा है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। और इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस देखते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की हेडिंग की शुरुआत ही होती है कॉन्स्टिट्यूशन डे से। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर हर साल हम किस लिए मनाते हैं इसको हम मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के दिवस के रूप में। तो 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेशन एट द सेंट्रल हॉल। तो ये बहुत बड़ी इवेंट है कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर जो काम खत्म हुआ था वो 26 नवंबर को खत्म हो गया था, तो इसलिए हम इसको 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन है तो इससे रिलेटेड मेजर न्यूज भी है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक और न्यूज क्या है? ईयू लीडरशिप ने एक्सेप्ट कर लिया इनविटेशन ऑफ चीफ गेस्ट एज रिपब्लिक। तो हमारे इस साल के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट कौन होंगे? वो ईयू के प्रेसिडेंट और ईयू के कमिश्नर होंगे। ईयू हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है आजकल? आजकल ईयू हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश को क्या एक्सपोर्ट करने हैं प्रोडक्ट्स। एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट था, लेकिन अमेरिका ने जब से टैरिफ लगाए तब से हम अपने एक्सपोर्ट के बास्केट के अंदर विविधता मतलब डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, अलग अलग और देशों से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं ताकि वहां माल नहीं बिके तो वहां बेच दें, हमारे एक्सपोर्टर को नुकसान नहीं हो। इसलिए हम ईयू के साथ एफटीए भी कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इस सारे काम को और अच्छी स्पीड मिलेगी इसलिए इन सबको बुलाया। ठीक है, ईयू लीडरशिप एक्सेप्ट द इनवाइट फॉर चीफ गेस्ट। ईयू लीडरशिप यूरोपियन कमीशन उर्सुल वॉन डेर लेन और प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन एंटोरियो। तो आपको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तो एक के अंदर तो कोस्टा है और एक के अंदर वॉन है, तो वॉन याद कर लो और कोस्टा याद कर लो, पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये रिपब्लिक डे के हमारे गेस्ट रहेंगे यूरोपियन यूनियन से। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? यूरोपियन यूनियन क्यों बुला रहे हैं? कोई भी कंट्री के प्रेसिडेंट को हम बुलाते हैं तो उससे हमारे क्या बायलैटरल ट्रेड बढ़ते हैं, और ये हमारे लिए यू इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 26+1 देश का ब्लॉक है, और ये पूरे ब्लॉक के साथ यदि हम फ्री ट्रेड करेंगे तो हमारे पास सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा हब मिल जाएगा। इस टाइम पे हमारा कॉम्पिटिटर जैसे वियतनाम है, जो कि सब जिन्होंने क्या इनके साथ क्या कर रखा है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है। इंडिया सेट टू फॉर्मली गेट कॉमनवेल्थ गेम। अब एक और स्पोर्ट्स के अंदर न्यूज है कि कॉमनवेल्थ की हमें क्या है? होस्टिंग की परमिशन मिल गई। 2030 का कॉमनवेल्थ गेम कहां पे होगा? 2030 का कॉमनवेल्थ गेम होगा इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर कहां पे होगा? अहमदाबाद के अंदर। तो ये हमें याद करने की चीज है। हम तैयारी कर रहे हैं मेजर ओलंपिक्स की, ओलंपिक के अंदर हम कैसे कैसे करके पहुंच जाएं। तो हमें पहले कॉमनवेल्थ करेंगे, कॉमनवेल्थ के बाद में अगला हमारा ओलंपिक होस्ट करना है। अब एडिटोरियल के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो दो न्यूज है। इसके अंदर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है चंडीगढ़ से रिलेटेड। चंडीगढ़ पार्लियामेंट का अब सेशन शुरू होने वाला है, विंटर सेशन भी, शीतकालीन सत्र आने वाला है। इंटर सेशन के अंदर सरकार ने क्या कहा है? सरकार ने कहा हम चंडीगढ़ से रिलेटेड एक बिल लेके आएंगे। तो अब ये बिल क्या चीज है और आर्टिकल 240 क्या है, ये हमें समझने की जरूरत है। सरकार कह रही है हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के अंदर दे रखा है, इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ रहा है। अब इसके क्यों करना चाह रही है सरकार? सरकार इसलिए करना चाह रही है कि यूनियन टेरिटरी सरकार इसलिए करना चाह रही है यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ के अंदर चेंज, कि यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ एक ऐसा है जो 1956 के एक्ट से बना है। 1956-66 के एक्ट से बना है। 1966 के एक्ट के अंदर क्या कहा गया था कि दो स्टेट होंगे, हरियाणा और पंजाब, और एक उत, उत, एक होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, ये चारों निकले से पंजाब पेप्सू से, पंजाब से निकलने के बाद में इनको अलग अलग स्टेट बना दिया। पंजाब को अलग स्टेट बना दिया, हरियाणा को अलग स्टेट बना दिया, और एक यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ बना दिया, और फिर बाद में हिमाचल प्रदेश को अलग स्टेट बना दिया। लेकिन इन दोनों के बीच में पर्सनल डिस्प्यूट क्या था? डिस्प्यूट था कैपिटल को लेके, कि दोनों के दोनों स्टेट चाहते थे हमारी कैपिटल क्या हो? चंडीगढ़। तो आज की डेट में स्ट्रक्चर ये है यहाँ पे कि चंडीगढ़ के अंदर यूनियन टेरिटरी के लॉ भी लगते हैं, प्लस चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा के लॉ भी लगते हैं, प्लस चंडीगढ़ के अंदर पंजाब के लॉ भी लगते हैं। तो ये इतने सारी कॉम्प्लेक्सिटी होने के कारण तो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। अब सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है ये गवर्नेंस जो है चंडीगढ़ का,
ये एक्ट से निकल के डायरेक्ट पावर इसकी क्या है, 240 के अंदर प्रेसिडेंट को मिल जाए। अब आर्टिकल 240 क्या कहता है, आर्टिकल 240 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट कोई पर्टिकुलर एरिया मतलब यूनियन टेरिटरी के अंदर अपने ऑर्डर से कोई भी लॉ पास कर सकता है। यदि प्रेसिडेंट के पास पावर आ गई यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के अंदर, तो प्रेसिडेंट चाहे वो चीज को जो कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हो, उन चीजों को लॉ को चेंज कर सके सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। उसके लिए हर बार पार्लियामेंट के अंदर लॉ नहीं बनाना पड़ेगा। आज की डेट के अंदर चंडीगढ़ के अंदर हमें छोटा सा भी चेंज करना होता है तो पार्लियामेंट के अंदर बिल लेके आना पड़ता है, दोनों हाउस से पास करना पड़ता है, फिर प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो डे टू डे गवर्नेंस के अंदर छोटे छोटे काम करने के लिए भी हमें बिल लेके आना पड़ता है। इस सारी समस्या का समाधान करने के लिए हम 240 के अंदर चंडीगढ़ को ऐड करने जा रहे हैं। आर्टिकल 240 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक बार हिंदी में देखते हैं फिर इंग्लिश में देखते हैं। भारतीय इसके अंदर इंग्लिश के अंदर क्या लिखा, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशन फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरी। राष्ट्रपति संघ राज्य क्षेत्र की शांति प्रगति सुशासन के लिए विनय बना सकेगा। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर जा रही है पीस डेवलपमेंट और सुशासन के लिए कोई बिल लॉ बना सकते हैं। तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशन फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरी आज की डेट में किस किस के पास है, और रेगुलेशन ऑफ पीस प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस के लिए प्रेसिडेंट को पावर दे देता है। आज की डेट में कौन कौन से यूनियन टेरिटरी है, इसके अंदर अंडमान निकोबार के अंदर यदि कोई भी चेंज करना चाहे तो प्रेसिडेंट सिंपल अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो होता है जिसके अंदर प्रेसिडेंट सीधा साइन करे और उसको लागू कर दिया जाए अगले दिन से। लक्षद्वीप के अंदर लागू कर सकते हैं, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, पुडुचेरी। अब यदि ध्यान से देखें तो ये वो वाले स्टेट है जो कि बाहर है इंडिया के कोस्टल एरिया में। अंडमान निकोबार देखें, लक्षद्वीप देखें, दादर एंड नगर हवेली देखें और दमन एंड दीव देखें, दमन एंड दीव देखें और ये पुडुचेरी देखें, तो ये सब कोस्टल वाले हैं। इन सभी को किसके अंदर आर्टिकल 240 के अंदर मिला रखा है। अब हम चाह रहे हैं इसके अंदर चंडीगढ़ भी मिल जाए। चंडीगढ़ मिलने के बाद प्रेसिडेंट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी वो उस चीज को अगले दिन लागू कर सकती है बिना पार्लियामेंट के अंदर अलग से बिल लेके आके पास कराने की बजाय। तो इस सारी हर्डल को खत्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया जा रहा है। जैसे दिल्ली के लिए हमने आर्टिकल 239 के अंदर अमेंडमेंट किया था, पुडुचेरी के लिए आर्टिकल 239 के अंदर अमेंडमेंट किया था, इसी तरीके से आर्टिकल 240 के अंदर अमेंडमेंट करके हम गुड गवर्नेंस की स्थापना करना चाह रहे हैं किसके अंदर, चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, समझ में आया? तो ये बिल किस चीज से रिलेटेड था, तो ये इसके अंदर लिख रखा है। तो चंडीगढ़ और पंजाब, पंजाब के अंदर जो चंडीगढ़ है या फिर हरियाणा के अंदर जो चंडीगढ़ है उसके अंदर गुड गवर्नेंस की स्थापना के लिए हम 240 के अंदर चंडीगढ़ को इंक्लूड करना चाहते हैं ताकि वहां पे प्रेसिडेंट के सिंपल ऑर्डर से वहां पे गुड गवर्नेंस स्टेब्लिश की जा सके। क्यों कर रहे हैं ऐसा, इसलिए कर रहे हैं कि आज की डेट में समस्या ये आती है कि वहां पे कुछ भी चेंज करना हो, गवर्नेंस के अंदर चेंज करना हो, कोई कुछ भी इंप्लीमेंट करना हो, उसके लिए सबसे पहले इस तरीके के लॉ बने हुए कि सबसे पहले चंडीगढ़ में कुछ भी करना हो तो सबसे पहले हमें लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट, ये बिल की पूरी प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। अब एक ही अमेंडमेंट आने के बाद में ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ प्रेसिडेंट के ऑर्डर से हमारा काम हो जाएगा। तो डिले जो हो रहा है इंप्लीमेंटेशन के अंदर, गवर्नेंस के अंदर, वो खत्म हो जाएगा। तो ये वाली चीज इसके बेनिफिट है। अगला है एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इस स्कीम को भी डिस्कस करेंगे। इस स्कीम के अंदर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम चल रही है, प्रधानमंत्री जनमन। प्रधानमंत्री जनमन, पहली बात तो स्कीम क्या है, ठीक है, फिर बाद में इसके अंदर न्यूज क्या है। सबसे पहले ये न्यूज के अंदर क्यों है, क्यों पढ़नी पड़ रही है हमें ये स्कीम, इसलिए स्कीम पढ़नी पड़ रही है कि राजस्थान के अंदर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। ये आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। राजस्थान के अंदर सिर्फ ये एक ही पीवीटीजी है। पीवीटीजी क्या होती है, पीवीटीजी वो आदिवासियों के अंदर एक वो आदिवासी होते हैं जो कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सोशल, इन सभी डेवलपमेंट में और जनजातियों से बहुत ज्यादा पीछे हैं। उन पिछड़ी हुई जनजातियों का अलग से कैटेगरी बना दी सरकार ने, उनको बोलते हैं पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। और उन पीवीटीजी के अंदर हिंदुस्तान के अंदर 75 पीवीटीजी हैं और उनमें से एक पीवीटीजी हमारे राजस्थान है, उसका नाम है सहरिया। तो सेंट्रल पुश फॉर कनेक्ट 31 ट्राइबल विलेज सेटलमेंट ऑल वेदर रोड, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जन इसके अंदर क्या है, ये सहरिया पीवीटीजी जो है ये 12 के अंदर है, 12 के अंदर 2 तहसील है, किशनगढ़ और शहबाद। तो इसके अंदर क्या है,
पीवीटीजीज रहती हैं हमारी शहरिया 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो सरकार एक प्रोजेक्ट लेके आई है जिसके अंदर सभी पीवीटीजीज से रिलेटेड जितने भी गांव हैं यहाँ पे 12 के अंदर, उन सबको डामरीकृत रोड से कनेक्ट किया जाएगा। अब ये पैसा कहां से आएगा? पैसा आएगा इस स्कीम से, प्रधानमंत्री जनमन। तो हमें पता होनी चाहिए स्कीम क्या है, तो हम एक बार स्कीम देख लेते हैं। अब पीआईबी के अंदर ये बहुत बड़ी से बढ़िया से स्कीम दे रखी है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान, ठीक है, पीएम जनमन। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर सबसे पहली बात तो इसके अंदर ये स्कीम कब शुरू की गई थी? ये 2023 की स्कीम है। 2023 की स्कीम के अंदर इसके अंदर क्या था? इसने कहा, सरकार ने कहा था कि हम 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश, मतलब 18 प्लस एक के अंदर 75 पीवीटीज रहते हैं, पिछड़े आदिवासी समूह, आदिवासियों में भी जो पिछड़े आदिवासी समूह की आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना लेके आए। क्या सभी आदिवासियों के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए योजना है? नहीं, ये सिर्फ पीवीटीजीज के लिए, जो कि 75 है अपने देश के अंदर, और वो 18 प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर। जनजातीय आदिवासी महाअभियान का शुभारंभ, अब इसका उद्देश्य कितने साल में कर दोगे भाई इनका डेवलपमेंट? अब इनका उद्देश्य 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर। अब 3 साल में क्या करोगे भाई? आर्थिक सामाजिक के अंदर इंक्लूडेड क्या है, क्या देने वाले हो इस स्कीम के अंदर? तो इसके अंदर सरकार ने कहा है हम हर आदिवासी को आवास देंगे, घर देंगे, पानी देंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, खाने के लिए बेहतर पोषण देंगे, सड़क, दूरसंचार, बिजली, ये सब उनको आदिवासी विलेजेस के ऊपर पहुंचाएंगे। तो इसका एक कंपोनेंट है जो सड़क, वो आज की न्यूज के अंदर आया है कि 12 के अंदर जो पीवीटीजी रहती है शहरिया, उनके सभी गांवों को रोड से कनेक्ट किया जाएगा, मतलब इसके अंदर काम हो रहा है। अब इसके अंदर कौन इंप्लीमेंट करेगी? इसके अंदर 9 मंत्रालय मिलकर 11 योजनाओं को इंप्लीमेंट करेंगे। 9 मंत्रालय क्यों है भाई? भाई एजुकेशन का काम तो एजुकेशन मिनिस्ट्री करेगी, रोड का काम रोड मिनिस्ट्री करेगी, पीडब्ल्यूडी करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का काम पावर मिनिस्ट्री करेगी, इसलिए बहुत सारी मिनिस्ट्रियां मिलकर काम करेंगी। तो भाई पैसा कितना दे रहे हो? बजट के अंदर प्रोविजन कितना है? 24,104 करोड़ रुपए का। इसके अंदर सेंटर का प्रोविजन कितना है? 15,336 करोड़ रुपए, और स्टेट का क्या? 8768 रुपए। 6 7 8 का याद रखोगे तो 8768, 15,336, और इसके अंदर 24,104, ठीक है, 104, 336 और 68, ठीक है। तो इसके अंदर प्रधानमंत्री जनमन स्कीम क्या है? प्रधानमंत्री जनमन स्कीम ये है, इसके अंदर देश के अंदर 75 जो पीवीटीजीज है उनका विकास के लिए वो और आदिवासियों के बराबर आ जाए, या फिर आम जनता के बराबर उनका डेवलपमेंट हो जाए। इस जो गैप है उसको फिल करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री जनमन स्कीम लेके आई है। इसका बजट कितना है? 24,104 करोड़, 15,336 और 8768 करोड़। कितने साल की परियोजना है? 3 साल की परियोजना है। इसके अंदर क्या किया जाएगा? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाएगा। सोशियो इकोनॉमी में क्या है? हेल्थ, एजुकेशन, आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास देंगे, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन में इसके अंदर पेयजल देंगे, शिक्षा के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे, हेल्थ के अंदर चिरंजीवी योजना जो हमारे राजस्थान की सेंटर की आयुष्मान आरोग्य योजना, ठीक है, बेहतर पोषण के लिए यहाँ पे आंगनवाड़ी खोली जाएगी, सड़क के लिए यहाँ पे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट द्वारा सड़क बनाए, दूरसंचार के लिए दूरसंचार मिनिस्ट्री है जो हम ये लेवी देते हैं, हम टैक्स देते हैं अपने रिचार्ज के ऊपर, उससे काम किया जाएगा, और बिना बिजली सब कुछ दिया जाएगा। तो 3 साल में 75 आदिवासी, ठीक है, 18 प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसको इंग्लिश में देखना हो तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय योजना कौन से 2023 के अंदर आई थी। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना? 75 पीवीटीजीज का, 18 स्टेट और एक स्टेट 19 के अंदर। अब इसके अंदर क्या क्या किया जाएगा? हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, रोड, टेलीकॉम, कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिफिकेशन। कितने साल के अंदर स्कीम है? 3 साल की स्कीम है। 24,104 करोड़, 15,336 करोड़ और 8768 करोड़। तो ये हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम में आ गई। तो ये यहां से मैंने शुरुआत की थी कि भाई 12 के अंदर, शहबाद के अंदर हमारी पीवीटीजी शहरिया के विकास के लिए अब काम शुरू हो गए हैं, ठीक है। इससे आगे वाली न्यूज है, छोटी सी न्यूज है, काम की ऑब्जेक्टिव के अंदर कहीं भी कर सकते। नवीन महाजन सर है, नवीन महाजन सर क्या? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ राजस्थान है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन सा होता है? पंचायती राज एक्ट 1993
म्यूनसिपलिटी एक्ट 1994 इनके अंदर क्या दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 73 74 के अंदर क्या रखा है, स्टेट के अंदर स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर होगा, जिसका काम क्या होगा, जिसका काम होगा इनके अंदर पंचायती राज और म्यूनसिपलिटी और इन सब इलेक्टोरल रोल का मैनेजमेंट। अब इसके अंदर हमारे राजस्थान के अंदर कौन है, नवीन महाजन सर हैं, तो नवीन महाजन हमारे राजस्थान के अंदर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं। तो इनका इसलिए चर्चा आई कि एसआईआर के ऊपर इन्होंने अपना व्यू दिया है कि कैसे होगी एसआईआर, क्या हो रही है, क्या बीएलओ के लिए क्या इंसेंटिव। ठीक है, तो आज के अंदर न्यूज़पेपर के अंदर यही न्यूज़ है, और सुजस के अंदर ये बुलेटिन खुल नहीं रहा है, तो देखते हैं कल सुजस को भी कवर करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।